नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने कई जिलों का अध्ययन कर लिया है विस्तृत तरीके से। जिसके तहत हमने जिलों के अंदर कई प्रकार के मंदिरों को, कई प्रकार के दर्शनीय और पर्यटन स्थलों को चर्चा में लिया था और कई प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनकी हमने चर्चा की थी। उसी कड़ी में जो आज हमारा जिला रहेगा वो रहेगा डूंगरपुर जिला, यानी दक्षिणी राजस्थान का जिला जो वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उस जिले की बात करेंगे आज, डूंगरपुर की। तो आइए शुरू करते हैं। डूंगरपुर जिला जैसा डूंगरपुर जिला दर्शन की बात करें तो डूंगरपुर कह सकते हो कि इस डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों वाला जिला। कौन सा? पहाड़ों वाला जिला। और इसे वागड़ क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है? वागड़। वागड़ क्षेत्र का भाग है। वागड़ क्षेत्र में बता दूं आपको, जो वागड़ क्षेत्र है ये पुराना जो वागड़ है, वागड़ जिसका अर्थ मूलतः कह सकते हो इस वागड़ का वागड़ा शब्द से लिया गया था। किससे? वागड़ा शब्द। वागड़ा, वागड़ा का अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है? जंगल। ठीक है, जंगल। और इसी वागड़ की जो राजधानी थी वो थी बड़ौद। कौन सी? बड़ौद। ठीक है, जो वागड़ की राजधानी थी वो थी पहले बड़ौद। और डूंगरपुर किसने बसाया, वागड़ किस प्रकार से बना, क्या चीजें हुई, वो चीजें सारी की सारी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें वागड़ क्षेत्र की। वागड़ क्षेत्र के अंदर पृथ्वी सिंह शासक होते हैं, लेकिन पृथ्वी सिंह के बाद उदय सिंह। कौन होते हैं? उदय सिंह। उदय सिंह जो कि खानवा के युद्ध में शहीद होते हैं। किसमें? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध के अंदर ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इन्हीं उदय सिंह के दो पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है डूंगर सिंह, एक का नाम होता है जगमाल। ठीक है, एक का डूंगर सिंह और एक का जगमाल। आपको डूंगर सिंह ने स्थापना की किसकी? डूंगरपुर की। और जगमाल ने स्थापना की बांसवाड़ा की। किसकी? बांसवाड़ा की, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो आज हमें अध्ययन करना है तो डूंगर सिंह का डूंगरपुर, डूंगर सिंह का डूंगरपुर। यानी स्थापना करने वाला कौन था? मुख्यतः इसकी डूंगर सिंह था। कौन था? डूंगर सिंह। ठीक है, और बात करें इसकी स्वतंत्र नींव किसने रखी थी? बात करें स्वतंत्र नींव, तो स्वतंत्र नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। बात करें डूंगरपुर की, स्वतंत्र नींव किसने रखी? स्वतंत्र नींव, यानी ये तो डूंगरपुर की स्थापना होगी। डूंगरपुर राज्य की स्वतंत्र नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए, पृथ्वी सिंह ने स्वतंत्र नींव रखी है। ठीक है, स्थापना किसने की है? डूंगर सिंह ने स्थापना की है। डूंगर सिंह ने डूंगरपुर नगर बसाकर। ठीक है, डूंगर सिंह ने डूंगरपुर नगर बसाया था। ठीक है, क्या बसाया था? नगर। और ये स्वतंत्र राज्य। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, डूंगरपुर नगर की बात आई तो डूंगर सिंह, और राज्य की बात आई तो पृथ्वी सिंह। किसने? पृथ्वी सिंह ने बसाया था। किसके पुत्र थे? उदय सिंह के। किसके? उदय सिंह के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें कि डूंगरपुर को हम कहते हैं पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी। मैंने आपको बता दिया पहले, पहाड़ों की नगरी कहते हैं, पहाड़ों की नगरी। ठीक है, और जो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाएगी, भाषा, वो है वागड़ी भाषा। कौन सी? वागड़ी भाषा, जो गुजराती भाषा से मिलती जुलती है। गुजराती भाषा से मिलती जुलती है, गुजराती भाषा का अपभ्रंश है। यानी जो डूंगरपुर का क्षेत्र है ये गुजरात के समीप है, इसके कारण इस पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये वागड़ क्षेत्र कह सकते हो कि पूरा का पूरा। तो बात कर ली थी हमने कि वागड़ी भाषा का इस पर ज्यादा प्रभाव, वागड़ी भाषा यहाँ बोली जाती है क्योंकि जो गुजराती है, गुजरात है, उसका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सामान्य परिचय डूंगरपुर जिले का। ठीक है, अब आइए बात करते हैं डूंगरपुर के अंदर जो प्रमुख प्रमुख मेले हैं वो कौन से हैं। ठीक है,
बात करें डूंगरपुर के अंदर मेलों की, तो पहला मेला है बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर मेला, ठीक है। बेणेश्वर मेले की बात करें तो ये मेला भरता है आपका कौन से, नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा गांव में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बेणेश्वर मेला है ये बढ़ता है नवाटापुरा में, और भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। बात करें तिथि की कि कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखेंगे आप, माघ पूर्णिमा को ये मेला भरेगा, ठीक है। तो बेणेश्वर धाम का जो मेला है ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माघ पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। गांव कौन सा है, नवाटापुरा, डूंगरपुर के अंदर ही गांव है एक नवाटापुरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेणेश्वर धाम का मेला। फिर बात करें आगे दूसरा मेला जिसे कहते हैं रथ महोत्सव। क्या कहते हैं, रथ महोत्सव। ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का, ये भी ध्यान रखेंगे आप, डूंगरपुर का रथ महोत्सव, ठीक है। रथ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कहेंगे आप डूंगरपुर का, ठीक है। फिर दूसरा मेला बढ़ता है मुरला गणेश का। मुरला गणेश की बात करें तो मुरला गणेश भी कहाँ है, डूंगरपुर में, ठीक है। जैसे गणेश जी कई प्रकार हैं, जैसे त्रिनेत्र गणेश है, हैरम गणेश है, खोड़ा गणेश है, मुरला गणेश है, बाजना गणेश है, कई प्रकार के गणेशों का जिक्र होता है। और मैंने जिक्र किया है हैरम गणेश, मैंने आपको बताया है कि जो आपका बीकानेर है उसके अंदर मूर्ति है, जो कि मूर्ति गणेश जी की सिंह पर सवार है, न कि मूषक पर आरूढ़ है, ठीक है। ये कई प्रकार के आएंगे आपके, ठीक है। फिर अगला मेला है नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला, और ये मेला भरता है नीला पानी का हथौड़ गांव, हथौड़ गांव, ठीक है। हथौड़ गांव डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, नीला पानी का मेला, ठीक है, ये भी ध्यान आप रखेंगे। फिर आगे है बीजवा माता का मेला। बीजवा माता का मेला, ठीक है, बीजवा माता का मेला। बीजवा माता की बात करें तो ये भी बढ़ता है आपका आसपुर के अंदर। कहाँ बढ़ता है, आसपुर के अंदर, ठीक है, बीजवा माता का मेला आसपुर के अंदर, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अपन रार रमन महोत्सव भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रार रमन महोत्सव। रार रमन यानी एक विशेष प्रकार का ये महत्व है जो होली के बाद में खेला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो ये बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर ही है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बढ़ता है, ठीक है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ये मेला बढ़ता है, रार रमन महोत्सव, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला है पितृ पूजा महोत्सव। ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, पितृ पूजा महोत्सव, पितृ पूजा महोत्सव, यानी जो पितृ हैं, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, उनको पितृ की श्रेणी में आने के बाद में, या कह सकते हो जो पिंडदान करने की श्रेणी के बाद में इनकी पूजा की जाती है, वो यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। और इनका मेला बढ़ता है कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है, ध्यान रखिए आप, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इसका मेला बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों है डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ पर, डूंगरपुर में, ठीक है। और अपना लास्ट जो मेला बचता है वो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स, ठीक है, इसका दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स।
दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। दाऊदी बोहरा संप्रदाय उर्स की बात करें तो ये बढ़ता है गलियाकोट में। कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय यानी मुस्लिम समाज के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर एक संप्रदाय है जिसका नाम है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स। ठीक है, उर्स यानी जैसे हिंदू धर्म के अंदर मेले बढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पे उर्स बढ़ता है, और ये कहाँ पे है? गलियाकोट के अंदर है। कहाँ पे? गलियाकोट को। ठीक है, और इसकी तिथि की बात करें तो ये बढ़ता है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना है वो 27 रजब। जिस प्रकार हमारी ये तिथियां होती है हिंदू धर्म के अंदर उसी प्रकार यहाँ पे रजब होते हैं। क्या होते हैं? रजब। 27 रजब को ये मेला बढ़ता है। तो ये आपके थे प्रमुख जो मेले थे। ठीक है, अब बात करेंगे डूंगरपुर के अंदर जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे डूंगरपुर के अंदर प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर रहेगा अपना देव सोमनाथ का मंदिर। कौन सा? देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ का मंदिर। देव सोमनाथ की मंदिर की बात करें तो ये देवपुरा गांव में पड़ता है। कहां पड़ता है? देवपुरा गांव में। ठीक है, देवपुरा गांव में। और बात याद रखना कि ये सोम नदी के किनारे पड़ता है। किसके किनारे? सोम नदी के किनारे। सोम नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, देव सोमनाथ का मंदिर है वो देवपुरा गांव के अंदर स्थित है, और बात करें तो सोम नदी के अंदर, सोम नदी किनारे पर बढ़ता है। ठीक है, और इस मंदिर की खासियत की बात करें तो ये पारेवा पत्थर से निर्मित है। ध्यान रखना, पारेवा पत्थर डूंगरपुर का कह सकते हो एक विशेष आकर्षण है ये पत्थर, और कई बार एग्जाम पूछा जाता है पारेवा पत्थर का संबंध किस जिले से है। पारेवा पत्थर से निर्मित है, और एक मुख्य बात ध्यान रखना कि जो पारेवा पत्थर है ये सबसे हल्का पत्थर, सबसे हल्का पत्थर की श्रेणी में आता है। हल्के पत्थरों की श्रेणी के अंदर है, और ये व्हाइट थोड़ा सा ब्राउन रंग का रहता है, और इससे कई प्रकार के खिलौने भी बनाए जाते हैं। ठीक है, और देव सोमनाथ मंदिर की बात करें तो ये सिर्फ पत्थरों से, जिसमें सीमेंट और चूने का इस्तेमाल, सीमेंट चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सीमेंट चूने मिट्टी का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जो पारेवा पत्थरों से बना हुआ है इसमें ना किसी प्रकार का मिट्टी काम में ली गई, न कोई प्रकार की सीमेंट, न किसी प्रकार का चूना काम में लिया गया। ठीक है, ये सिर्फ पारेवा पत्थरों से बना हुआ है, और एक पत्थर के अंदर एक पत्थर फंसा कर इस मंदिर को बनाया गया। यानी और देखने पर लगता है, इस मंदिर देखने पर लगता है कि शायद इसके अंदर सीमेंट काम में ली गई हो, या शायद इसके अंदर चूना काम में लिया गया हो। ठीक है, अब बात करें कि इसको बनाने वाले कौन थे। ठीक है, तो इसके जो वास्तुकार हैं, जो पारेवा पत्थरों का काम करते हैं, पारेवा पत्थरों का, उसे कहते हैं सोमपुरिया जाति। कौन सी जाति? सोमपुरिया जाति। ठीक है, सोमपुरिया जाति, या इन्हें कहते हैं सिलावट। क्या कहते हैं? सिलावट। ठीक है, तो ये अपना मंदिर था देव सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, बात करें देव सोमनाथ का मंदिर स्थित कहाँ पर है? देवपुरा गांव में स्थित है। कहाँ पे है? देवपुरा गांव में। और कहाँ पर बना हुआ है? ये माही नदी, जो सोम नदी है उसके किनारे बना हुआ, माही नहीं, सोम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, और बात करें कि इस मंदिर की एक विशेषता है कि ये पारेवा पत्थरों से निर्मित है। किससे? पारेवा पत्थरों से। और इस मंदिर के अंदर ना किसी प्रकार की मिट्टी यूज में हुई है, ना चूना यूज में हुआ है, ना किसी प्रकार से सीमेंट यूज में हुई है। और बात करें इस मंदिर के निर्माण या वास्तुकार कौन है, तो सोमपुरिया जाति के लोग हैं, या जिसे हम सिलावट कहते हैं। ठीक है,
तो ये इस मंदिर की मुख्य विशेषता है, जिसे हम कहते हैं देव सोमनाथपुरा का मंदिर। ठीक है, फिर आगे मंदिर रहेगा आपका विजय राजेश्वर मंदिर। विजय राजेश्वर मंदिर की बात करें तो गेप सागर तालाब है डूंगरपुर में, उसके किनारे पे है। क्या पर, यानी यहाँ गेप सागर है, गेप सागर के पास ही ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, गेप सागर के पास ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो गेप सागर है, गेप सागर के पास ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो विजय राजेश्वर मंदिर है वो गेप सागर के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, और ये पारेवा पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पारेवा पत्थरों से, पारेवा पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, और अगली बात करें तो ये चतुर्भुजाकार आकृति में बना हुआ है। चतुर्भुजाकार आकृति में निर्मित है। ठीक है, पारेवा पत्थरों से बना हुआ है और चतुर्भुजाकार आकृति इसकी कैसी है? चतुर्भुजाकार आकृति है। ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था वो विजय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो प्रारंभ है निर्माण कार्य वो विजय सिंह ने प्रारंभ करवाया था। किसने कराया था? विजय सिंह। और इसका कार्य जो पूर्ण था वो करवाया था लक्ष्मण सिंह ने। किसने करवाया था? लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्रारंभ विजय सिंह ने और पूर्ण इसका करवाया था लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, तो ये बात होगी अपने विजय राजेश्वर मंदिर की। कहां पर स्थित है? गेप सागर के पास स्थित है। कहां पर स्थित है? गेप सागर, और पारेवा पत्थरों से बना हुआ है और चतुर्भुजाकार आकृति के अंदर निर्मित है। इसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया था लक्ष्मण सिंह ने। किसने करवाया था? लक्ष्मण सिंह ने। और शुरू कराने का श्रेय किसे जाता है? आपका विजय सिंह को जाता है। किसको जाता है? विजय सिंह को। तो ये आपका था विजय राजेश्वर मंदिर। ठीक है, अब बात करें अगले तीसरे मंदिर की, मुरली मनोहर मंदिर, जिसे हम कहते हैं मुरला गणेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरला गणेश। ठीक है, जिसे मुरला गणेश भी कहते हैं। मुरली मनोहर मंदिर, या इसे कह सकते हो मुरला गणेश मंदिर कह सकते हो। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो महारावल बेरीसाल की पत्नी, जो निर्माण है महारावल बेरीसाल जो निर्माण कार्य है वो महारावल जो वेरीसाल की पत्नी है उनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? महारावल वेरीसाल की पत्नी सुब्बर कंवरी द्वारा। किसके द्वारा? पत्नी का नाम है सुब्बर कंवरी भाई, सुब्बर कंवरी द्वारा। ठीक है, ये आप फैक्ट ध्यान रखेंगे इसका, महारावल वेरीसाल की पत्नी सुब्बर कंवरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब अगला मंदिर आता है श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। ये मुरला गणेश याद रखना भाई, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर है श्रीनाथ जी का वो तो है आपका नाथद्वारा केंद्र। कहां पे है? नाथद्वारा केंद्र। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपका कि एक मंदिर है श्रीनाथ जी का जो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और ये गांव है आसपुर। आसपुर गांव में बना। ठीक है, और बात करें कि इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर जो राधिका जी हैं और जो आपके गोवर्धन नाथ जी हैं, राधिका जी और गोवर्धन नाथ जी की आदमगत प्रतिमाएं हैं। राधिका जी व गोवर्धन नाथ की आदमकद यानी
6 फुट समथिंग प्रतिमा है, प्रतिमा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। श्रीनाथ जी का मंदिर, मुख्य श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी एक श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है आसपुर के अंदर। कहाँ पे? आसपुर के अंदर, ठीक है। अगले मंदिर की बात करें तो ये मंदिर रहता है गौरी बाई का मंदिर। कौन सा? गौरी बाई का मंदिर। गौरी बाई का मंदिर। गौरी बाई की बात करें तो जिस प्रकार मीरा हुई थी उसी प्रकार गौरी बाई हुई थी। कौन हुई थी? गौरी बाई। और इसे कहते हैं वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। और बात करें इसके मंदिर के निर्माण की तो ये करवाया था महारावल शिवनाथ सिंह ने। किसने करवाया था? महारावल शिवनाथ सिंह ने, ठीक है। महारावल शिवनाथ सिंह ने, ठीक है। महारावल शिवनाथ सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं उस मंदिर की बात करते हैं, ठीक है। जो मंदिर रहेगा आपका बेणेश्वर धाम। कौन सा? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहां पर है? नवाटापुरा गांव, ठीक है। बेणेश्वर धाम की बात करें तो ये 3 नदियों का एक संगम है। बेणेश्वर धाम 3 नदियों का संगम है। क्या है? 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी का? माही, सोम और आपकी दाखम, इन 3 नदियों का संगम है। आपकी जैसे ये आती है माही नदी, राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन? माही नदी, ठीक है। और यहां से प्रवेश करती है सोम। कौन प्रवेश करती है? सोम। और यहां से प्रवेश करती है जाखम। और जो ये स्थान है ये है आपकी सोम और ये आपकी जाखम, ठीक है। और ये स्थान है इसे कहते हैं नवाटापुरा। क्या कहते हैं? नवाटापुरा गांव। कौन सा गांव? नवाटापुरा, जहां पर बेणेश्वर धाम बना हुआ है। कौन सा? बेणेश्वर धाम, ठीक है। अब इसकी प्रमुख मान्यता क्या है ये चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस बेणेश्वर धाम को कहते हैं वागड़ का पुष्कर। क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर। और इसे कहते हैं वागड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का, पहली बात वागड़ का पुष्कर कहते हैं। फिर अगला नाम आता है इसका वागड़ का कुंभ। और क्या कहते हैं इसको? वागड़ का कुंभ कहते हैं। वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ और आदिवासियों का तीर्थ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? आदिवासियों का तीर्थ, आदिवासियों का तीर्थ इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके मुख्य उपनाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि आदिवासियों का तीर्थ इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक जो आदिवासी जनजाति है वो यहाँ पर आती है। और दूसरा वागड़ का कुंभ, यानी वागड़ का कुंभ कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर मेला बढ़ता है, इसलिए इसे कहते हैं वागड़ का कुंभ कहते हैं, ठीक है। अब बात करें इसका निर्माण किसने करवाया? जो इसका निर्माण है ये करवाया था महारावल आस्करण द्वारा। किसके द्वारा? महारावल आस्करण द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया। बेणेश्वर धाम का जो निर्माण कार्य है किसके द्वारा कराया गया? आस्करण के द्वारा, ठीक है। और इसकी बात करें कि ये आदिवासियों का मुक्ति तीर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? मुक्ति तीर्थ कहलाता है, ठीक है। तो आदिवासियों का हरिद्वार हो गया अपने आप से, ठीक है। आदिवासियों का मुक्ति तीर्थ कहलाया, ठीक है। और संत तो निर्माण कार्य है जो महारावल आस्करण के द्वारा करवाया गया। और ये बात करें कि ये यहाँ पर संत माओ जी द्वारा निर्मित है ये मंदिर। किसके द्वारा? संत माओ जी द्वारा, संत माओ जी द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज होता, निर्माण कार्य महारावल आस्करण के समय हुआ है। किसके समय? महारावल आस्करण के समय। और निर्माता कौन है? संत माओ जी हैं। कौन है? संत माओ जी द्वारा निर्मित है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर पूजा जो होती है वो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित
शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। और निर्मित किसके द्वारा? संत माओ जी द्वारा। और किसके काल में? महारावण आस्करण के काल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका था बेणेश्वर धाम, जो आपकी माही, सोम और आपकी जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, नवाटापुरा गांव में। बात करें इसके निर्माण की, तो वो महारावण आस्करण के समय हुआ है और बनाने वाले थे संत माओ जी। कौन? संत माओ जी, जिसे वागड़ का धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी भी कहते हैं। और बात करें, इसे वागड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर कहते हैं। वागड़ का इसे कुंभ कहा जाता है, और वागड़ का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का तीर्थ इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करेंगे अगले मंदिर की। संत माओ जी का मंदिर। संत माओ जी का मंदिर की बात करें तो ये स्थित है साबला गांव में। कहाँ स्थित है? साबला गांव में। ठीक है, साबला गांव के अंदर स्थित है। ठीक है, संत माओ जी वही हैं जिन्होंने बेणेश्वर धाम का निर्माण करवाया था, वही है। ठीक है, अभी इन्हें कहते हैं वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी कहते हैं। ठीक है, और संत माओ जी ने एक संप्रदाय चलाया था जिसे कहते हैं निष्कलंकी संप्रदाय। यानी ये अपने आप को भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार मानते थे। कृष्ण का निष्कलंक अवतार। ये अपने आप क्या मानते थे? भगवान कृष्ण का निष्कलंक अवतार मानते थे। कौन? संत माओ जी। और जो संत माओ जी की उपदेश और भविष्यवाणी की गई है, वो संत माओ जी हैं, इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, जो उपदेश दिए गए हैं या इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी, जो इनके द्वारा की गई भविष्यवाणी है, वो इनका एक ग्रंथ है चोपड़ा, उसमें संग्रहित है। इसके अंदर चोपड़ा, ये भी ध्यान रखना भाई। और कहते हैं कि आज भी ये सत्य साबित हो रही है इनकी भविष्यवाणी। किसकी? संत माओ जी की। ध्यान रखना, संत माओ जी की जो भविष्यवाणियां हैं वो आज भी सत्य साबित हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे, संत माओ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? साबला गांव में। कहाँ पे? साबला गांव के अंदर। और इन्हें कहते हैं वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी कहते हैं। और संत माओ जी अपने आप को निष्कलंकी अवतार मानते हैं श्री कृष्ण का, और इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कहाँ चलाया था? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। और बात करें माओ जी की, तो माओ जी की बात करें तो इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए थे, उनके द्वारा जो की गई भविष्यवाणियां हैं, उनका ग्रंथ है जिसे हम चोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोपड़ा कहते हैं। उसके अंदर संग्रहित है, और आज भी इनकी प्रमुखता है, मान्यता है, वो भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन जो दो बचते थे फैक्ट आपके प्रमुख थे, जो मंदिरों के अंदर कह सकते हो हम सम्मिलित करते हैं। एक आपका सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह की बात करें तो ये स्थित आपकी गलियाकोट के अंदर। कहां पे? गलियाकोट। गलियाकोट। और ये गलियाकोट स्थित है माई नदी किनारे। माही नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट, जहां पर मैंने बताया था आपको दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स बढ़ता है वहां पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। ठीक है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। फिर बात करें
कि इनका जो उर्स बढ़ता है वो उर्स कब बढ़ता है, रजब 27 को। कब बढ़ता है, रजब 27 को। उर्स यानी आप जैसे हिंदू धर्म में मेला कहते हैं, उसी प्रकार इनका उर्स होता है रजब 27 को, ठीक है। और बात करें गलियाकोट की, तो गलियाकोट प्रसिद्ध है रमकड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए, रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, जो गलियाकोट है वो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, ठीक है। अब बात करें एक दूसरे फैक्ट की, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मामा भांजा का मंदिर। मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा मंदिर की बात करें तो ये स्थित आपका बड़ौद गांव आसपुर के अंदर। किसमें, बड़ौद गांव, बड़ौद आसपुर तहसील और डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है, आपको पूछा जाए तो आपको आंसर देना है बड़ौद आसपुर के अंदर, ठीक है। और ये वागड़ राज्य की राजधानी भी रही है। कौन, बड़ौद, वागड़ राज्य की राजधानी, ठीक है। वागड़ राज्य की क्या रही है, राजधानी भी रही है, ठीक है। अब बात करें कि इसके अंदर वट पर्यटक भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वट पर्यटक, ठीक है। वट पर्यटक भी इसे कहा जाता है, किसको, मामा भांजे के मंदिर को, ठीक है। वट पर्यटक है, सॉरी, वट पर्यटक, ठीक है। वट पर्यटक भी इसे कहा जाता है। तो आपका ये हो गया मामा भांजा का मंदिर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मामा भांजा के मंदिर की बात करें तो बड़ौद आसपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये आपके प्रमुख मंदिर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचेगा अपना डूंगरपुर सेकंड के अंदर हम चर्चा करेंगे जो बाकी के दर्शनीय और पर्यटन स्थल होंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विधि संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम डूंगरपुर जिले का अध्ययन कर रहे थे, भाग प्रथम का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डूंगरपुर का जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, कि डूंगरपुर किसने बसाया, कैसे बसाया, उसकी बात हमने की थी। बात की थी डूंगरपुर जो वागड़ राज्य का हिस्सा था, किसका, वागड़ राज्य का। इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का निर्माण भी हुआ था। और वागड़ की जो स्थापना की जाती है वो सामंत सिंह द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, सामंत सिंह द्वारा। और सामंत सिंह के बाद में कह सकते हो एक प्रमुख शासक होते हैं उदय सिंह जी। कौन से होते हैं, राव उदय सिंह, ठीक है। जो उदय सिंह है वो राणा सांगा के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनके पुत्र डूंगर सिंह और राव आसकड़ के द्वारा डूंगरपुर राज्य और बांसवाड़ा राज्य की स्थापना की जाती है। डूंगर सिंह के द्वारा डूंगरपुर बसाया जाता है और डूंगरपुर नगर की स्थापना किसकी थी, डूंगरपुर नगर की। और जो बांसवाड़ा है उसकी स्थापना होती है राव आसकड़ द्वारा। बात करें डूंगरपुर राज्य की तो वो स्वतंत्र नींव रखी थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, पृथ्वी सिंह द्वारा। और डूंगरपुर को कहते हैं हम पर्वतों का नगर या पहाड़ों का नगर भी कहते हैं। और डूंगरपुर के अंदर कह सकते हो कि एक स्थान है बड़ौद गांव। कौन सा, बड़ौद। और बड़ौद वागड़ की राजधानी कहलाता है। क्या कहलाता है, राजधानी। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है वागड़ी। कौन सी भाषा, वागड़ी। और कह सकते हो कि दक्षिणी राजस्थान का जो हिस्सा जो गुजरात से लगता हुआ हिस्सा डूंगरपुर आता है। और यहाँ पर ज्यादा प्रभाव गुजराती भाषा का मिलता है। किसका, गुजराती भाषा का। और यहाँ पर हमने प्रमुख मंदिरों की चर्चा की थी, प्रमुख मेलों की चर्चा की थी। हमने यहाँ मेलों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो रथ महोत्सव है उसकी बात की थी। किसकी बात की थी, रथ महोत्सव की। और बेणेश्वर मेले की भी हमने बात की थी। किसकी, बेणेश्वर मेलों की, जो आदिवासियों का तीर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, आदिवासियों का तीर्थ कहलाता है। और बात की थी यहाँ पर प्रमुख मंदिर, जिसके अंदर हमने बेणेश्वर धाम की बात की थी। बेणेश्वर धाम जो कि नवाटापुरा गांव के अंदर बसा हुआ है, जो राव आसकड़ के समय निर्मित हुआ था। और राव जो माओ जी हैं, संत माओ जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया था, जो माही, सोम और आजाखम नदियों के किनारे पर स्थित हैं। और बात करें इसके अंदर और एक मंदिर था जिसकी बात करें, जो मुरला गणेश का मंदिर था। कौन सा, मुरला गणेश का मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। और एक था देव सोमपुरा का मंदिर, जो देवपुरा गांव के अंदर स्थित है, जिसके अंदर किसी प्रकार की मिट्टी, किसी प्रकार के चूने, किसी प्रकार के कोई अन्य मटेरियल का यूज नहीं हुआ। तो कई प्रकार के मंदिर भी हमने इसके अंदर अध्ययन किए थे, ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं डूंगरपुर के अंदर, उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
डूंगरपुर भाग 2। ठीक है, डूंगरपुर भाग 2 के अंदर हम चर्चा करेंगे प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थलों। जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, बात करें पहला पर्यटन स्थल की तो इसकी बात करेंगे एक थम्बिया महल। एक थम्बिया महल। ठीक है, जो एक थम्बिया महल है इसकी प्रमुखता से ऐसा कर सकते हैं कि ये 3 मंजिला महल है और इसका नाम क्या है, एक थम्बिया महल। यानी इसकी जो वास्तुकला है वो वागड़ की खतरनाक वास्तुकला कह सकते हो, उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी वागड़ की उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और ये 3 मंजिला है। कितना मंजिला है, 3 मंजिला है। ठीक है, और ध्यान करना कि बना कहाँ है, गेब सागर तट के, जो गेब सागर के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, और बात करें कि इसकी जो वास्तुकला है वागड़ की वास्तुकला का अनूठा, यह कह सकते वागड़ की वास्तुकला का अद्भुत स्थान। ठीक है, वागड़ की जो वास्तुकला है उसका अद्भुत स्थान है ये, और 3 मंजिला है। कितना है, 3 मंजिला है। ठीक है, और बात करें कि जो इसका निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था। बात करें इसके निर्माण की तो निर्माण करवाया था रावल शिवनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, शिवनाथ सिंह के द्वारा। और किसके लिए, अपनी माता ज्ञान कौर के लिए। शिवनाथ सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्थिति में, ज्ञान कंवर की स्मृति में। ठीक है, और शिवनाथ सिंह के द्वारा बनाया गया, इसी कारण इसी का नाम आता है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। यानी आपसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहाँ स्थित है या एक थम्बिया महल कहाँ स्थित है। शिवनाथ सिंह के द्वारा बनाया गया इसलिए शिव ज्ञानेश्वर, यानी शिवनाथ सिंह का और ज्ञान कौर की माता का नाम आता है तो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी का नाम देते हैं कृष्ण विलास महल। कौन सा, कृष्ण प्रकाश महल। ठीक है, इसे कृष्ण प्रकाश महल भी कहते हैं। कृष्ण प्रकाश महल भी। ठीक है, और बात करें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 मंजिला है। कितना है, 3 मंजिला ये बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 3 मंजिला बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, एक थम्बिया महल। अब इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली बात है कि एक थम्बिया महल तो यहाँ पर स्थित है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एक थम्बिया की छतरी, एक थम्बिया छतरी। जो एक थम्बिया छतरी है। ध्यान रखना, एक थम्बिया छतरी की बात करें तो ये मंडोर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना छतरी और महल के अंदर। महल की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर, छतरी की बात करें तो मंडोर के अंदर है। ठीक है, एक थम्बिया महल की बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है और इसे शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय कहते हैं, और इसे कृष्ण प्रकाश महल भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण कार्य है वो शिवनाथ सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति के अंदर करवाया था, और वागड़ की उत्कृष्ट वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना है। और बात करें स्थान तो गेब सागर तट के समीप ये स्थित है। कहां पर, गेब सागर तट के समीप स्थित है। और बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की, इसके ढांचे की, तो ये 3 मंजिला है। कितना है,
3 मंजिला है। तो ये आपका प्रमुख तक कौन सा था, आपका एक थंबिया महल था। ठीक है, और बात करें कंफ्यूजन की, तो एक थंबिया जो छतरी है वो मंडोर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, मंडोर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका था शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। ठीक है, अब बात करें गेप सागर झील की, किसकी, गेप सागर झील की। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गेप सागर झील कई बार इसका पूछा जाता है, गेप सागर झील कहां स्थित है। ठीक है, तो ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, बात करें कि जो इसका निर्माण कार्य है वो किसने करवाया था, रावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महारावल गोपीनाथ द्वारा। निर्माण महारावल गोपीनाथ द्वारा। ठीक है, तो निर्माण कार्य है वो महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अब इसके अंदर और भी जिले हैं, वो कौन कौन से देखिएगा। बात करें पुंजला झील। ठीक है, पुंजला झील ये भी आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कौन सी, पुंजला झील। फिर बात करें एडवर्ड सप्तम, एडवर्ड सप्तम झील, और कई बार इसका नाम देते हैं एडवर्ड सप्तम समुद्र भी नाम देते हैं, कई किताबों में ये भी दिया हुआ है। ठीक है, एडवर्ड सप्तम झील या एडवर्ड सप्तम तालाब। ठीक है, कई बार झील, कई बार समुद्र, कई बार तालाब, तीनों नाम इसके मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी बना हुआ है डूंगरपुर के अंदर। ध्यान रखना, एडवर्ड सप्तम जो इंग्लैंड के शासक हैं, ये जब कह सकते हो भारत आए थे, राजस्थान आए थे, तो उनकी स्मृति के अंदर बनाया गया था। ठीक है, एडवर्ड सप्तम की स्मृति के अंदर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर बात करें कि डूंगर के अंदर कंफ्यूजन करने वाली चीज कौन सी है, तो ध्यान रखना डूंगरपुर के अंदर स्थित है नौलखा बावड़ी। कौन सी, नौलखा बावड़ी, ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पे, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो नौलखा बाग है वो भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। नौलखा बाग ये भी आपका कहां स्थित है, डूंगरपुर के अंदर स्थित, डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, नौलखा बाग, नौलखी बावड़ी ये भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब बात करें और डूंगरपुर की फैक्ट की, तो एक है जूना महल। कौन सा, जूना महल। जूना महल भी कहां स्थित है, डूंगरपुर के अंदर। और बात करें जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग अलग हो जाता है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। जूनागढ़ दुर्ग तो ये आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पे, बीकानेर में। ठीक है, और जो जूनागढ़ एक कह सकते हो, जूनागढ़ गुजरात का इलाका भी है। कहां का, गुजरात का। ठीक है, गुजरात में भी जूनागढ़ है, तो कंफ्यूजन होना। जूना महल ये डूंगरपुर के अंदर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, और जूनागढ़ एक गुजरात का प्रांत भी है, छोटा सा जिला कह सकते हो, वो भी है। ठीक है, तो ये डूंगरपुर आपका। ठीक है, फिर डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ की बैलों की दौड़ प्रसिद्ध है। यहाँ की बैलों की दौड़ प्रसिद्ध। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ की बैलों की दौड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उनके अंदर हमने चर्चा की थी। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर स्थित है, नौलखा बाग कहाँ के स्थित है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और बात करें जूना महल डूंगरपुर के अंदर स्थित है, और जो जूनागढ़ दुर्ग है वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है, और जूनागढ़ एक प्रांत भी है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, और बात करें यहाँ के जो बैल हैं उनकी दौड़ प्रसिद्ध है, बैलों की दौड़ प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें आगे
गोबर की होली भाई, विचित्र होली भी है ना, गोबर की होली। और ये प्रसिद्ध है गलियाकोट। गलियाकोट जहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और गलियाकोट और जाना जाता है रमकड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए? रमकड़ा उद्योग के लिए। गोबर की होली, राजस्थान के अंदर कई प्रकार की होलियां प्रसिद्ध हैं, जैसे लठमार होली है, लठमार होली है जो बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है, और कई प्रकार की होलियां हैं, ठीक है। जैसे पत्थरमार होलियां हैं, केकड़ी की प्रसिद्ध है, अनेक प्रकार की होलियां हैं। तो यह ध्यान रखना, जो गोबर की होली है वो गलियाकोट के अंदर स्थित है। कहाँ पे? गलियाकोट के अंदर, ठीक है। और फिर कालीबाई का स्मारक या उद्यान, उद्यान बना, ये भी कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। कालीबाई का स्मारक या कालीबाई का जो उद्यान है वो भी कहां बना हुआ है? डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। और नानाबाई खाट का, इनका ध्यान रखना, जो दोनों का संबंध आता है कालीबाई और नानाबाई खाट, और इनके लिए प्रसिद्ध है एक रास्तापाल कांड। कौन सा? रास्तापाल कांड। नानाबाई खाट एक शिक्षक है और कालीबाई एक, कह सकते हो कि छात्रा है इनकी, जो कि इनके रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होती है। कौन? कालीबाई। यानी कह सकते हैं कि पुराने समय के अंदर जब अंग्रेजों का समय था, उस समय शिक्षा लेना इतना ज्यादा आसान नहीं था और शिक्षा नहीं लेनी जा सकती थी। और नानाबाई जो खाट है ये शिक्षा देते थे बच्चों को, और जबरदस्ती इन नानाबाई खाट को ट्रक के पीछे खींचकर घसीटा जा रहा था। तो जो कालीबाई है वो खेत से आ रही थी, एक हाथ में इनकी हंसिया होती है और माथे पर जो घास है उसका गट्ठर होता है। तो ये देखते ही जो कालीबाई होती है वो उसे अपने शिक्षक को ट्रक से बंधा हुआ देखती है, तो जो उसकी हंसिया होती है उससे काट देती है रस्सी को, और रस्सी काटने पर जो अंदर ट्रक के अंदर बैठे हुए जो पुलिसकर्मी हैं ये इस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके अंदर कालीबाई की मृत्यु हो जाती है। और उन्हीं की स्मृति के अंदर यहाँ पर उद्यान बनाया गया। कौन सा? कालीबाई का उद्यान, ठीक है। और इनका ध्यान रखना, दोनों का एक रास्तापाल, रास्तापाल यहाँ का ही प्रसिद्ध है, रास्तापाल हत्याकांड, ठीक है। रास्तापाल हत्याकांड, ये भी संबंध डूंगरपुर से ही, ठीक है। रास्तापाल हत्याकांड भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डूंगरपुर के अंदर जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनका क्या क्या संबंध रहा डूंगरपुर से, किस प्रकार से उन्होंने डूंगरपुर के अंदर क्या क्या कार्य किए थे, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो इसके अंदर हम कई प्रकार को पढ़े, जैसे भोगीलाल पांड्या को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? भोगीलाल पांड्या को, जिसने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। भोगीलाल पांड्या, और भोगीलाल पांड्या की जो पत्नी है रमाबाई पांड्या, उसका भी अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे मशहूर रहे थे इनके अंदर गुरु गोविंद गुरु, गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। गुरु गोविंद गिरी, जिसे कह सकते हो डूंगरपुर राज्य, या कह सकते हो आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे। क्या कहलाते? आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे, ठीक है। और गुरु गोविंद गुरु ने एक आंदोलन शुरुआत की थी जिसका कहते हैं भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन। भक्त आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी। किसकी? भक्त आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी गुरु गोविंद गिरी ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी भक्त आंदोलन को जाना जाता है भील आंदोलन के नाम से, भील आंदोलन। यानी जो भील जनजाति थी वो कह सकते हो कि शिकार में व्यस्त थी, मदिरापान करने में व्यस्त थी, व्यापाचारी करने में व्यस्त थी। इनको सही सदमार्ग जो दिखाया था वो गुरु गोविंद गिरी द्वारा ही दिखाया गया था, और जो भीलों को संगठित करने का कार्य किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। और अंग्रेजों को ये शक होता है कि कहीं गोविंद गिरी भीलों का एक नया राज्य ना स्थापित कर ले, इसलिए यहाँ पर कई प्रकार के कह सकते हो अत्याचार भी इन पर किए जाते हैं, और कई प्रकार के मानगढ़ पहाड़ी का आपने कांड भी सुना होगा, ये भी यहाँ पर सब होता है, ठीक है। तो बात करें कि इनका जो जन्म है वो जन्म बंजारा परिवार में होता है,
बंजारा परिवार में अंदर, ठीक है। तो इसका जन्म है इनका वो बंजारा परिवार में होता है और 1858 के अंदर, ठीक है, 1858 के अंदर इनका जन्म होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करें जो गांव है इनका, जो गांव है जिनमें जन्म हुआ, उस गांव का नाम है बांसिया गांव। कौन सा? बांसिया गांव। और बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर स्थित है, डूंगरपुर, ठीक है। और जो मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड का संबंध भी इनसे ही है, ठीक है। और कह सकते हो बिलों के अंदर आदिवासियों का, मुख्यतः कह सकते हो आदिवासियों के अंदर चेतना का संचार किया था, तो वो कौन थे? गोविंद गिरी थे। इन्होंने बिलों को संगठित रहने के लिए प्रेरित किया था और भक्त आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये आपके थे गोविंद गुरु। कौन से? गोविंद गुरु। आगे बात करते हैं भोगीलाल पंड्या की। किसकी? भोगीलाल पंड्या की। भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या की बात करें तो इन्हें कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी, यानी ये गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते थे। किस पे? गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते थे, इसलिए इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। और इनके जरा कार्य क्या क्या किए प्रमुख? पहले कार्य था इनका डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना इनके द्वारा की गई। अभी प्रजा मंडल क्या होता है? प्रजा मंडल होता है कि उत्तरदायी राज्य की स्थापना करने के लिए, उत्तरदायी राज्य की स्थापना करने की मांग करने के लिए जिस मंडल की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं प्रजा मंडल। क्या कहा जाता है? प्रजा मंडल। उत्तरदायी शासन की मांग करी जाती है इनके द्वारा, उत्तरदायी शासन की मांग की जाती थी, ठीक है। और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती थी, ठीक है। और बात करें कि इनके द्वारा वागड़ सेवा संघ का भी गठन किया गया। किसका? वागड़ सेवा संघ का गठन किया गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, वागड़ सेवा संघ, ठीक है। तो हमने बात की है भोगीलाल पंड्या की। किसकी? भोगीलाल पंड्या की, जिसे वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। और इनके द्वारा प्रमुख कार्य क्या किया गया था? जो डूंगरपुर प्रजा मंडल है उसकी इन्होंने स्थापना की थी और वागड़ सेवा संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो ये थे अपने भोगीलाल पंड्या, ठीक है। अब बात करें तो आपके आते हैं रमाबाई पंड्या। रमाबाई पांड्या, ठीक है। इनकी बात करें तो ये भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। किसकी? भोगीलाल पांड्या की पत्नी है भाई, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, भोगीलाल जो पांड्या है उनकी पत्नी है। ध्यान रखना, कई बार पंड्या नाम आता है, कई बार पांड्या भी आता है। पंड्या, भोगीलाल पांड्या की पत्नी है, ठीक है। इन्होंने अब क्या कार्य किया था ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्हें भोगीलाल पांड्या की पत्नी को वागड़ की बा कहा जाता है सामाजिक कार्य करने के लिए। वागड़ की बा या वागड़ की बहन जी, वागड़ की बहन जी या वागड़ की बा कहा जाता है किन्हें? इन रमाबाई पांड्या को, ठीक है। सॉरी, रमाबाई पांडे नहीं, सॉरी, इनका नाम है मणिबाई पांडे। थोड़ी गलती से वही लिख दिया गया, मणिबाई पांडे, मणिबाई पांड्या, ठीक है। रमाबाई पांडे नहीं, मणिबाई पांडे, ठीक है। तो ये था, आप कह सकते हो प्रमुख जो व्यक्तित्व थे उनका, ठीक है। रमाबाई पांडे याद रह गया, गलती से आप सही कर ले इसको, मणिबाई पांड्या है, ठीक है। क्या है? मणिबाई पांड्या है, ठीक है। अब बात करेंगे डूंगरपुर के अंदर जो प्रमुख कह सकते हो कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं परेवा पत्थर को। किसको लेते हैं? परेवा पत्थर को।
परेवा पत्थर की बात करें तो ये थोड़ा भूरा कलर का, थोड़ा सफेद कलर का होता है। कैसा? भूरा और सफेद कलर का। ठीक है, तो इसका जो रंग होता है वो सफेद, श्यान और भूरे रंग का। ठीक है, अब इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है इसका खिलौने बनाने में, खिलौने में। ठीक है, खिलौने के अंदर इसका उपयोग होता है। और दूसरा इसका जो मूर्ति है, मूर्ति कला, इसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, मूर्तियों के अंदर। और फिर बर्तन। ठीक है, इसका उपयोग खिलौने, मूर्तियां और बर्तन बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट की बात करें तो क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल या इन्हें कहा जाता है भूमिया जी, भूमिया जी। ठीक है, क्षेत्रपाल यानी जो क्षेत्र के रक्षक होते हैं, भूमिया जी यानी भूमि के रक्षक। ये सबसे ज्यादा कह सकते हो कि जो डूंगरपुर के अंदर है इनका पूजा का प्रचलन है सर्वाधिक। आपसे अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्रपाल की पूजा का प्रचलन या सर्वाधिक भूमिया जी के पूजा का प्रचलन, तो ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। यानी इन्हें क्या कहा जाता है? भूमि का रक्षक देवता कहा जाता है, भूमि का रक्षक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि का रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो प्रमुखतः कह सकते हो कि क्षेत्रपाल और भूमिया जी की जो पूजा है ज्यादा डूंगरपुर के अंदर की जाती है। किसके अंदर? डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं जो प्रमुख और फैक्ट हैं उनकी। बात करें राजस्थान के निर्माण के समय, राजस्थान के निर्माण के समय डूंगरपुर सबसे छोटा जिला कहलाता था। क्या कहलाता था? सबसे छोटा जिला। डूंगरपुर सबसे छोटा जिला होता था। क्या होता था भाई? सबसे छोटा जिला होता था। कब? जब निर्माण की बात करें, 1956 की बात करें, जब निर्माण हो रहा था किसका? राजस्थान का निर्माण हो रहा था, तो सबसे छोटे जिले के अंदर इसकी गणना की जाती थी। ठीक है, और डूंगरपुर को एक गौरव प्राप्त है, वो कौन सा? देखिए, राजस्थान का नहीं, देश का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। यानी भारत के अंदर अगर प्रथम कोई पूर्ण साक्षर जिला आदिवासी है, आदिवासी जिला कोई साक्षर है पूरा का पूरा, तो वो कौन है? डूंगरपुर है। यानी भारत के अंदर कोई आदिवासी जिला कोई पूर्णतः साक्षर है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर नहीं, भारत के अंदर, तो वो कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर। ठीक है, अब बात करें आगे राजस्थान के अंदर अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, तो ये भी कहां है? डूंगरपुर के अंदर। कहां पर? डूंगरपुर के अंदर। ये भी आप याद रखेंगे, राजस्थान के अंदर अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो भी डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, अब बात करें कि एक जो प्रमुख कह सकते हो कि जो नदी घाटी परियोजना है उसकी बात करें, जो सोम कमला अंबा परियोजना है। कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना, इसका संबंध भी डूंगरपुर से है। किससे है? डूंगरपुर से है। ठीक है, और बात करें कि जो दक्षिणी राजस्थान है जिसके अंदर डूंगरपुर भी सम्मिलित है, दक्षिण राजस्थान में जो जमीन कृषि है, कौन सी? जमीन कृषि, या इसे कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित
कृषि, इसे कहा जाता है वादरा। क्या कहा जाता है? वादरा कहा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में जो जमीन कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, इसे क्या कहा जाता है? वादरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वादरा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सीधा आप याद रख सकते हो, वागड़ क्षेत्र और उदयपुर। कौन सा? वागड़ क्षेत्र और उदयपुर के अंदर जो जमीन कृषि है, इसे कहा जाता है वादरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वादरा। ठीक है, अब डूंगरपुर के अंदर जो नवीनतम खोज हुई है, यहाँ पर स्वर्ण भंडार मिले हैं। क्या मिले? स्वर्ण भंडार मिले हैं। और कौन कौन सा स्थान है स्वर्ण भंडार का, तो वे याद रखेंगे। एक है जगतपुर भूकिया। कौन सा? जगतपुर भूकिया। दूसरा है आपका बिछीवाड़ा। कौन सा? बिछीवाड़ा। जगतपुर भूकिया और आपका बिछीवाड़ा। एक है फादर की पोल। कौन सी? फादर की पोल। फादर की पाल। और एक आपका खमेरा। तो ये भी स्थान आपको याद रखने हैं, जगतपुरा, भूकिया और बिछीवाड़ा और फादर की पोल और खमेरा। यहाँ से क्या हुआ है, जो आपके स्वर्ण भंडार मिले हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो यहाँ पर इनके प्रशिक्षण का कार्य या उत्खनन का कार्य करने का जो सर्वे है वो पूरा कर रही है। सर्वे कर रही है अभी, तो इनका क्या कर रही है? सर्वे कर रही है। तो ये दोस्तों अपना था डूंगरपुर जिला। तो डूंगरपुर जिले के अंदर हमने कह सकते हो कि पूरे जितने भी फैक्ट है उनकी चर्चा हमने कर ली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।